संथाल परगना के साहेबगंज जिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुछ व्यवसायियों के यहाँ छापे पड़ने की खबर आने लगी। कल शाम में यह खबर आई, जो ईडी द्वारा तो पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मीडिया के द्वारा पुष्टि हुई कि लगभग 5 करोड़ रुपए कोई व्यवसायी है वहां पर हीरा भगत के नाम से, उनके घर बरामद हुई। आज जब सुबह अखबार ने उस खबर को उद्धृत किया तो कोई 3.5 लाख रुपए, कोई 3.25 लाख रुपए के लगभग की बात की गई। और ये भी कहा गया, अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखे गए, कल बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के यहाँ पर भी छापे पड़े और कई लोगों के नाम आए। ताज्जुब की बात है कि इतना एक सेंसेशनल इशू को अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हम लोगों तक आई नहीं। जो खबर मिला, जिस हीरा भगत के बारे में थोड़ा पता करने पर हम लोगों को मालूम चला कि वो कोहिनूर कोई और नहीं है, किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है श्री दिलीप जायसवाल जी, उनके अपने समधी हैं। मतलब जो हीरा भगत जी हैं, उनकी बेटे की शादी जो विधान पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बेटी के साथ हुई। ये जो स्थानीय जो सूत्र हैं वो इस बात को बताने का काम किया। अब सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद का कहीं नाम नहीं आया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम हर तरफ चला। कई ने तो उनके विधायक प्रतिनिधि को हिरासत में लेने की बात की, कई ने गिरफ्तार तक कह दिया। लेकिन जो हम लोगों के पास में उपलब्ध सूचना है कि जो वो रुद्रप्रयाग में एक आयुर्वेदिक औषधालय में जो इलाज करवा रहे थे, उसके बाद वो आज झारखंड लौट रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बार बार किसी जांच प्रक्रिया को सीधे मुख्यमंत्री के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं ये इस राज्य को बदनाम करने की, राज्य के जो विकास के काम हो रहे हैं रोज के रोज हम देख रहे हैं कि कार्य दिवसों में लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है, उसको बाधित करने का एक संदेश है। पूरे देश में आज केवल रांची में ही
ईडी का दफ्तर सक्रिय है। जब मुंबई के ईडी दफ्तर से शिवसेना के 21 विधायकों को समन भेजा जाता है, उन पर केस किए जाते हैं, तो वही सभी विधायक शिवसेना के एक अन्य नेता जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी, उनके साथ गुवाहाटी चल जाते हैं। विधायकों के लिए चार्टर प्लेन होती है, लेकिन ईडी के पास इतना भी पैसा नहीं रहता है कि मुंबई से वो फ्लाई करके गुवाहाटी जाए और उन 21 विधायकों से जिनको सम्मन किया गया था उपस्थित होने के लिए, उनसे जरा बात करके आ जाए। क्योंकि शायद गुवाहाटी का भी ईडी ऑफिस बंद कर दिया गया, मुंबई का भी ईडी ऑफिस बंद है। अभी एकमात्र ईडी ऑफिस का जो संचालन हो रहा है वो रांची से हो रहा है। जब मनरेगा का घोटाला सामने आया, कई तरह की चीजें सामने आई। भारतीय जनता के पार्टी के एक सांसद के द्वारा 25 करोड़ रुपए के रकम बताए गए बरामदगी, और बाद में शायद उसका हिसाब कुछ दूसरा आया जिसको कोर्ट में समर्पित किया जा चुका है। कल भी भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद ने कहा कि 5 करोड़ रुपए, और अखबार लिख रहा है 3 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए। तो बाकी रुपए कहां गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधान पार्षद है बिहार में, उनके समधी के यहां से मिला, तो वो बातें रिकॉर्ड में नहीं आई। हम लोग बार बार कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि आपको जो भी जांच करनी हो उससे हम आपको पीछे नहीं हटने बोल रहे, लेकिन जांच का जो कार्यकाल है उसकी भी पूर्ण सत्यता होनी चाहिए। कुछ अखबारों में यह खबर आई कि ईडी ने रेलवे से 3 साल का चालान का ब्यौरा मांगा। क्यों भाई? साहेबगंज से, पाकुड़ से, दुमका से, गोड्डा से, चाहे राज्य के अन्य इलाकों से, क्या 2000 के बाद से क्रैशिंग बंद था? क्या राज्य के अन्य खनिज संपदा, कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, जिस्ता है, मैग्नीज है, इनका भी तो रेलवे से ढुलाई होता है, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं जो कि हमारा कोयला और लोहा जाता है, बॉक्साइट जाता है इस राज्य से, रेल से जाने के कारण उसका हिसाब राज्य सरकार के पास नहीं होता है। कम से कम उस लाभ से तो हम लोगों को वंचित नहीं होना पड़ेगा। और 2014 से लेकर 2019 तक संथाल परगना के साहेबगंज में इस बात की जांच होनी चाहिए
कि कितने लोगों को स्टोन माइनिंग लीज का पट्टा मिला, कितनों को क्रैशर का लाइसेंस मिला, उनके नाम और उनके संबंध क्या है। स्वाधीनता के पहले से तत्कालीन जो दक्षिण बिहार का इलाका था जिसमें संथाल परगना था, और उत्तर बिहार का जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है, उसमें यातायात नाव से ही होती थी, जो आज तक बदस्तूर जारी है। अब वहां गंगा पुल का निर्माण हो रहा है, वो शायद अब रूट दूसरा भी बन जाएगा। बंगला में एक कहावत है, जो दोष नौंदो घोष। मतलब भारतीय जनता पार्टी अब सह नहीं पा रही है कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कांग्रेस और आरजेडी समर्थित सरकार चले और अपने अपने 2019 के जो संकल्प थे उनको पूरा करें। 2014 से 2019 का कार्यकाल के विपरीत भयावह परिस्थिति के मध्य से राज्य को उबार कर पुनः राज्य को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का जो काम हो रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अर्जुन मुंडा जी के जमाने का मनरेगा घोटाला, रघुवर जी के जमाने का क्लीन चिट देना और हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में उसका पकड़ा जाना, इसको हेमंत सोरेन जी के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। इसका मतलब आज भी इस राज्य में उपनिवेशवादी और सामंतवादी सोच वाले लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस राज्य में आदिवासी और मूलवासी की सरकार बने। वो नहीं चाहते हैं कि जिन्होंने संघर्ष करके के लोग चलाए, उनकी हमेशा चाहत है। और इसके पीछे मैं आपको इंगित करूं, एक बहुत बड़ी चाल भारतीय जनता पार्टी की है। इस देश का 75% से भी ज्यादा कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से जाता है। 75% से भी ज्यादा। और यह भी सच्चाई है कि इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। छटपटाहट इसी चीज की है। इसी छटपटाहट के कारण ये सारा कुचक्र रचा जाता है। बंगाल सरकार को अस्थिर करना, छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करना,
उड़ीसा सरकार को अस्थिर करना और झारखंड को नेस्तानाबूद करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आज एकमात्र लक्ष्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो दिलीप जायसवाल को जानते हैं या नहीं जानते, उनके वो विधान पार्षद हैं या नहीं है, जो हीरा भगत है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। ये सही चीजें नहीं हो रही है। आप अपने हिसाब से लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपने किया, जब 50 से ज्यादा विधायक मध्य प्रदेश के कोरोना काल के बीच में बेंगलोर चल गए तो बेंगलोर में ईडी का दफ्तर नहीं था। लेकिन जब 10-12 विधायक राजस्थान से कांग्रेस के गुड़गांव आ गए तो जयपुर का ईडी दफ्तर आपका सक्रिय हो गया था, हम लोगों ने देखा है। वहां के मुख्यमंत्री जी के करीबियों और रिश्तेदारों पर ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पड़ता है। ईडी का अर्थ आज भारतीय जनता पार्टी ने एंड ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया है, लोकतंत्र का खात्मा। अब वो जो चाहती है, जब चाहती है, जिसके लिए चाहती है, वही काम वो करवाती है। मेरे एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने मुझे कहा था एक बार मजाक में कि सुप्रियो जी, मैं आपको बताऊं कि जब हम चुनाव जीतते हैं तो हम वहां पर सरकार बनाते हैं, और जब हम चुनाव वहां पर हारते हैं तो हम सरकार जरूर बनाते हैं। आज वो बातें मध्य प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, सिक्किम में, त्रिपुरा में और अभी हाल में महाराष्ट्र में देखने को मिला कि हम जहां जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं और जहां नहीं जीत पाते वहां सरकार जरूर बनाते हैं। तो मैं आज एक आपके माध्यम से जो भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि आप झारखंड से संबंधित हैं, मैं आपके माध्यम से आपको अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन का जो नैरेटिव करना चाहती है उसके खिलाफ आपको भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि यदि ये जमहूरियत को बचाना है, इस डेमोक्रेसी को बचाना है, तो भारत में पत्रकारिता को भी बचाना पड़ेगा। यही बातें आपको आज बतानी थी। कोई यदि सवाल है तो वो आमंत्रित। ये जो कल पत्थर कारोबारी जो है हीरा, उसका कनेक्शन आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलसी के साथ
जी, वो एमएलसी कौन है और कहाँ के हैं? ये किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं। इनका नाम श्रीमान दिलीप जायसवाल जी। आगे आप लोग क्यों नहीं इसको इस तरीके ईडी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपके सामने अभी हुआ, उसमें भी उद्धव ठाकरे ये चीज बोल रहे थे, झारखंड में लगातार हो रहा है, आप लोग उस तरीके से क्यों नहीं ईडी को लेकर बातचीत कर पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन उस तरह का विरोध दिख नहीं रहा। पार्टी को जिस तरीके से, देखिए, हम किसी भी तरह के जांच को प्रभावित करना नहीं चाहते, लेकिन बिना ईडी के कहे, बिना ईडी के आधिकारिक घोषणा के आखिर चीजें आ कहां से रही? ये संपूर्ण ब्रह्म। तो सांसद ने कहा था 25 करोड़ मिल से कहां गए? भारतीय जनता पार्टी के कोष में गए हैं क्या? सांसद जी को तो इसका भी हिसाब देना चाहिए ना। दादा, ये सवाल इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि बसंत सोरेन को भी हाईकोर्ट में नोटिस हुआ, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनको डायरेक्ट जो है ईडी ने उसपे, वो एक तरह से सरकार पे डायरेक्ट अटैक हुआ। प्रतिनिधि मतलब विधायक प्रतिनिधि मतलब खुद सीएम हुए वो। अब आपको क्या लगता है ये पूरा जो है राजनीति है, राजनीतिक? देखिए, प्रतिनिधि सीएम नहीं होता है ना विधायक होता है, उसको विधानसभा में जाने का हक नहीं है। वो सरकार के जो मीटिंग होते हैं उसी में केवल जाते हैं जो लोक कल्याणकारी काम के होते हैं। दूसरा सवाल कि बसंत सोरेन जी पे जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिस हुआ है उसका माकूल जवाब जो विद्वान अधिवक्तागण हैं उन्होंने दिया है, उसका निर्णय का हम लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए। अभी कल ही हाईकोर्ट ने उनको भी नोटिस सर्व करवाया है, उनके पास में भी विधि विशेषज्ञ हैं, वो हाईकोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे। न्याय होने के पूर्व न्याय की कल्पना करके उस पर कहानी लिखना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि इससे बहुत तरह की चीजें प्रभावित होती हैं। आखिरी में एक सवाल आ रहा था, आप लोग तो खैर जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस तरीके से, लेकिन सरयू राजपेलरल ट्वीट का जवाब ट्वीट से दे रहे हैं। उन्होंने कल भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल की क्यों जांच आप कर रहे हैं, आप पिछले 3 सालों की जांच करें। ट्रेन का उन्होंने जिक्र किया कि माल ढुलाई हुई है तो उसका आंकड़ा आप रेलवे से ले रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, हम ट्वीट से ज्यादा ग्राउंड पे विश्वास करते हैं। और आप साहेबगंज या पूरे संथाल परिक्रमा में जाके देखिए, या यो कहें पूरे झारखंड में जाके देखिए, हमें ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ग्राउंड पे अपने उसूलों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, जवाब हम लोग वहीं पर देते हैं। जैसे जिस तरह से आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, क्या झारखंड में भी आप लोगों को ये डर है कि गठबंधन की सरकार को ईडी के सहारे अपदस्थ किया जा सकता है? देखिए, हम पहले ही कह रहे हैं कि ये एक परसेप्शन का नरेशन हो रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जो बेबाक ढंग से अपनी बात को रखते हैं, अंत में जब उनके साथ में पॉलिटिकली फ्रंट पर या बहस के हिसाब से नहीं लड़ा जा सकता तो उनको ईडी के द्वारा बुलाया जाता है। जो केस क्लोज हो चुका था उसको रीओपन किया जाता है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि शरद पवार जी, जो एनसीपी के प्रतिष्ठाता भी और नेता भी हैं, 18 साल 2004 का उनका इलेक्शन एफिडेविट का पे आईटी का नोटिस होता है, जबकि एक सांसद का जब टर्म समाप्त हो जाता है तो वो एफिडेविट सुमोटो खत्म हो जाता है, इसलिए उसको दोबारा फिर से एफिडेविट देना पड़ता है। अन्यथा 52 में जो एफिडेविट दिया होगा वो आज भी चुनाव लड़ सकता है।
मेरे पत्रकार दोस्तों ने एक नाटक का मंचन किया 2 बार, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाया टकासेर भाजा। पत्रकारों का वो नाटक कला के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक हालत का एक चित्रण भी था, इसलिए पत्रकारों को भी मैं साधुवाद देता हूं। अच्छा दादा, आप बोले कि ट्वीट पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इरफान अंसारी जी के ट्वीट पर विश्वास करेंगे जो अवैध खनन वालों के किए? उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट सरकार के संज्ञान में है, वो चीजें सभी चीजें देखी जा रही। तो इसलिए किसी भी, मैंने आपके मित्र को भी कहा कि मैं किसी के व्यक्तिगत चीजों पर नहीं जाता हूं। कोई भी ट्वीट यदि करता है तो ग्राउंड पे भी हम लोग रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी से हम लोग वाकिफ होते हैं। अच्छा, एंड ऑफ डेमोक्रेसी की बातें ईडी से जोड़ के बोल रहा था, उसका परिभाषित करेंगे तो आज वर्तमान संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी किस रूप में इसको प्रयोग कर रही है दादा, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पे डायरेक्ट हमला? अभी देखिए 15 दिन भी सरकार हुआ नहीं महाराष्ट्र का, तो उसको और क्या परिभाषा चाहिए? लगातार हमला हम तो कह रहे हैं और क्या परिभाषा चाहिए? राहुल जी जब जब जिस बातों को कहते हैं उन बातों को बाद में माना जाता है, वरना में एक तो और कहावत है, मैं अपने कांग्रेस के बंधुओं को कहना चाहता हूं कि पागलेर कथा बासी होले खाटे। मतलब हम जिसको पागल समझते हैं, जब वो रात बीत जाती है, जब वो बात पुरानी हो जाती है, तो वही सच साबित होती है। तो इन लोगों ने डेमोक्रेसी में जो विपक्ष है उसको कभी भी गंभीरता से लिया नहीं। हम इस बात को इसलिए भी कहते हैं कि अब हम लोग विदेशों की धरती से अपने देश की आलोचना भी करते हैं, इसलिए हमने कहा है एंड ऑफ डेमोक्रेसी।